कैसे हो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें आज हम चर्चा करेंगे इस्लाम धर्म में खलीफा। आखिर खलीफा की क्या जरूरत पड़ी और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरुआत इस्लाम धर्म में खलीफा। ठीक है, करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार अपने मक्का में कर लिया था। ठीक है, और मोहम्मद साहब की इच्छा यही थी कि इस्लाम का आधिकारिक प्रचार हो, मतलब अधिक से अधिक प्रचार हो इस्लाम धर्म का। ठीक है, मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही संपूर्ण अरब में इस्लाम धर्म का प्रचार हो गया था। इससे पिछली वाली वीडियो में दिखाया था पूरा में, तो पूरा ही प्रचार हो चुका था अरब जगत में। ठीक है, मोहम्मद साहब ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि किसी ने किसी को चुन दिया था कि मेरे बाद आप गद्दी संभालें, या उत्तराधिकारी के तौर पर या खलीफा के तौर पर किसी को कुछ भी नहीं चुना था मोहम्मद साहब ने। ठीक है, खलीफा पढ़ते हैं। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए हुआ है? प्रतिनिधि के लिए। ठीक है, और खलीफा पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना गया है। ठीक है, एक तरह से मीडिएटर है, ये माध्यम है। खुदा का माध्यम किसको माना गया है? खलीफा को, पृथ्वी पर। ठीक है, यदि खलीफा अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता है तो लोग उसके विरुद्ध आंदोलन करने का अधिकार है लोगों को। अगर खलीफा अगर बात नहीं मानता है, ठीक है, तो क्या करने का है? आंदोलन करने का अधिकार है। अधिकार था और आज भी है अधिकार जो खलीफा होते हैं। खैर माफ करिए, अब तो खलीफा की पदवी अंग्रेजों ने आके ही खत्म कर दी थी। ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मदीना वासियों ने अपना एक शासक चुनने का निर्णय लिया। आखिर क्या होता है कि मदीना के अंदर जब सारा कुछ घटता है तो मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने कहा भाई क्या किया जाए कि अब एक अपना शासक चुनने का निर्णय लेते हैं। कहाँ पे? मदीना वासी। जब जिस तरह की ये बात होती है कि शासक चुनने की बात आती है, तो लोग अपना अपना चुनने के लिए कहेंगे भाई मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, भाई मुझे भी चुना जाए, मुझे भी चुना जाए। तो क्या होता है कि खजराज जनजाति से उबैदा था। कौन था? उबैदा। और दूसरी तरफ से कुरैश जनजाति में कौन थे? अबू बकर थे, उमर थे, अबू उबैदा जर्राह खलीफा था। ये खलीफा की पदवी अपने पास रखना चाहते थे। ठीक है ना, कुरैश जनजाति कह रही थी कि भैया हमको खलीफा मिलना चाहिए, और खजराज बोले, जनजाति वाले बोले कि भैया हमको रखना चाहिए, खलीफा बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है, वाद विवाद बहुत बढ़ जाता है, तो उसके बाद अबू बकर को प्रथम खलीफा बना दिया जाता है। ठीक है, किसको बना दिया था? प्रथम खलीफा अबू बकर को बना दिया जाता है, जिसमें 4 खलीफाओं के नाम दिए गए हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान व अली। अली कौन थे? ये मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, थोड़ा सिया सुन्नी का भी थोड़ा देखते हैं क्या था मैटर इनका। पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए। जो शिया लोग थे उनका क्या कहना था, जब बात चल रही थी खिलाफत की, खलीफा कौन होना चाहिए, तो कौन कह रहे थे? शिया लोगों का मानना था कि हजरत मोहम्मद साहब का कोई रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए। इधर सुन्नी के लोग क्या कह रहे थे? सुन्नी का मानना था कि पैगंबर साहब का कोई भी उपर्युक्त तो अनुयायी खलीफा बन सकता है। कहने का मतलब ये था, ये बात कर रहे थे, नॉलेज की बात कर रहे थे, जिसके पास ज्ञान होगा, उनका जो अनुयायी होगा वो खलीफा बन सकता है। लेकिन सिया बोले कि नहीं नहीं नहीं, उनका रिश्तेदार ही खलीफा बनना चाहिए। ठीक है, और उनकी नजरों के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन था? उनके दामाद अली थे। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही इसमें थोड़ा सा लॉजिक था सिया और सुन्नी में। सिया जो बात करते हैं वो कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब के रिश्तेदार कोई होना चाहिए था, और लेकिन सुन्नी कहते हैं कि नहीं, उनका कोई भी व्यक्ति हो सकता था। चलिए, अबू बकर जो बन गए थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कौन थे? प्रथम खलीफा थे। हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी हजरत आयशा के पिता थे। ये कौन थे? हजरत आयशा के पिता थे। इनका टाइम पीरियड था 632 से 634 का था। आमतौर पर अल सिद्दीकी या सत्यवादी कहे जाते हैं। ये अबू बकर को किस नाम से भी जाना जाता है? सत्यवादी, अल सिद्दीकी। संपूर्ण अरब तथा उसके पड़ोसी राज्यों को जीतने का प्रयत्न किया था इन्होंने। क्या किया था? जो पड़ोसी राज्य थे उनको जीतने का प्रयत्न किया था। ईरान, सीरिया, वाइजेंटाइन, ठीक है, ये सारे थे। नक्शा देखते हैं जरा, दिख रहा होगा कि सारा पूर्ण ये अरब जगत था। ठीक है,
ये हमारा इराक हो गया और सीरिया, इस पर भी कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। और 13 अगस्त 634 को अबू बकर की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? 634 को अबू बकर की मृत्यु हो गई तथा अपने अंतिम दिनों में उमर खलीफा को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। कहने का मतलब हजरत मोहम्मद साहब ने किसी को नियुक्त नहीं किया था, लेकिन अबू बकर ने उमर को नियुक्त कर दिया। ठीक है, कर दिया, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये ठीक है, इजिप्ट और ये सारे चले जाते हैं यहाँ तक। ये इसमें ये दिखाया गया था ना ऊपर, ये इराक और सीरिया तक अबू बकर का शासन बढ़ जाता है, साम्राज्य क्या ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण। अगला होता है उमर। उमर का टाइम पीरियड रहता है 634 से 644। ये सेकंड खलीफा कहे जाते हैं। ये कौन थे? हजरत मोहम्मद की पत्नी हफ्जा के पिता थे। किसके थे? हफ्जा के पिता थे ये। ठीक है, अल फारूक के नाम से भी जाने जाते हैं। उमर खलीफा होने के साथ साथ ये किस तरह के थे? ये विस्तारवादी थे। किस तरह के थे? विस्तारवादी थे। ये साम्राज्य को और बढ़ाना चाहते थे। आमिर उल मुमिनिन, अनुयायियों का सेनानी इनकी उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी इनकी? अनुयायियों का सेनानी, आमिर उल मुमिनिन। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि मिस्र को भी इस्लामी गणराज्य में मिला लिया। शायद नक्शे में दिख रहा होगा, इराक तो अबू बकर ने मिला लिया, सीरिया मिला लिया, तो इन्होंने क्या किया? इजिप्ट को भी मिला लिया। ठीक है, जैसा कि अरब जगत दिख रहा होगा आपको, इतने पड़ोसी राज थे, सभी को ये विजय करते हुए चल रहे हैं धीरे धीरे करके खलीफा। लेकिन ये ध्यान रखना, हजरत मोहम्मद साहब ने अपने सिर्फ अरब जगत में ही सब कुछ संपूर्ण जीत रखा था, मतलब प्रचार प्रसार किया था, अदरवाइज बाहर कहीं नहीं था। जैसे खलीफा होते हैं, ये अरब जगत से बाहर निकलते हैं अपने साम्राज्य विस्तारवादी के लिए। ठीक है, और इस्लाम का प्रचार करने के लिए भी। अगले आते हैं उस्मान। उस्मान का टाइम पीरियड था 644 से 656। जब ये गद्दी पर बैठे थे तो इनकी उम्र कितनी थी? 70 वर्ष थी। कितनी उम्र थी दोस्तों? 70 वर्ष। मतलब एक कहते हैं ना कि ओल्डन एज के समथिंग थे। शायद आपको याद आ रहा हो, 70 वर्ष के अंदर एक सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। उसकी भी उम्र 70 वर्ष थी। आगे पढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की बेटियां रुकैया और अल कुलसुम के पति थे। कहने का मतलब ये था, रुकैया और अल कुलसुम जो दोनों थी बहने बहने, इनके हस्बैंड कौन थे? उस्मान थे। एक ही हस्बैंड थे, और इनकी दो वाइफ कौन कौन हो गई? रुकैया और अल कुलसुम। ठीक है, इन्हें जुन नूरैन भी कहा जाता है, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब की दो बेटियों से इन्होंने शादी की थी। इस्लाम के अनुयायियों में पक्षपात, ईर्ष्या, स्वार्थ की भावना बहुत प्रबल हो जाती है इनके समय में। क्योंकि उस्मान साहब जब बैठते हैं गद्दी पर, 70 वर्ष की उम्र होती है इनकी, तो क्या होता है कि पक्षपात, ये बहुत सारी साम्राज्य है ना, थोड़ा इन्हीं में घिरने लग जाता है। ठीक है, उस्मान खलीफा के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि वह अपने ही कबीले के व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। जाहिर सी बात है कि 70 वर्ष की उम्र होगी तो शायद लोग उसकी बातों को डिनाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसी के समय क्या होने लगा कि ये विरोध लगाने लगे, उस्मान खलीफा के विरुद्ध यह आरोप लगाने लगे कि भाई ये अपने ही कबीले के लोगों को अच्छे अच्छे पद देता है, उनकी नियुक्तियां करता है, और ये और किसी को कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, किसके समय? उस्मान साहब के समय। आगे क्या होता है? और जनता का मोह भंग हो गया। 17 जून 654 में कुछ विद्रोहियों ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, क्या कर दी? इनकी हत्या कर देते हैं। अगला होता है अली साहब आते हैं, 656 से 661 तक आते हैं। ये चतुर्थ और लास्ट खलीफा होते हैं। ठीक है, अली के समय में पक्षपात, ईर्ष्या तथा स्वार्थ की भावना अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। कहने का मतलब ये था कि पक्षपात, ईर्ष्या और बहुत प्रबल अपनी, कहते हैं ना, चरम सीमा पर पहुंच गई। ठीक है, क्या किया? अली ने अपनी राजधानी कूफा को बनाया। किसको बनाया इन्होंने? कूफा को बनाया। शायद चित्र में आप देखिएगा, ये सऊदी अरब है और इराक में पड़ता है कूफा। कूफा को थोड़ा हमने बड़ा करके यहाँ दिखा दिया है। ठीक है, तो कहाँ ले गए अपनी राजधानी अली? इराक में ले गए, वो भी कूफा में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आता है कि राजधानी अरब से कूफा कौन ले गया? तो अली ले जाते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है? अली शिया धर्म में विश्वास करते थे। किस में करते थे? शिया धर्म में विश्वास करते थे। और 25 जनवरी 661 को अली की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? अली की मृत्यु हो गई। तो होता क्या? अली की मृत्यु हो जाती है, अली के ज्येष्ठ पुत्र हसन को खलीफा बना दिया जाता है।
किसको बना दिया जाता है खलीफा? हसन को। हसन क्या करते हैं कि मुवैयाओं के पक्ष में अपनी गद्दी छोड़ देते हैं, बिल्कुल सारा छोड़ देते हैं राजपाट के, भाई मुझे खलीफा वलीफा नहीं बनना, और कहाँ चले जाते हैं? मदीना। कहने का मतलब मदीना कहाँ गए अब? कूफा से मदीना वापस आ गए, अरब जगत में फिर से आ गए। ठीक है, आगे क्या होता है? मुवैयाओं ने, उमैया ने खिलाफत की नींव डाली। जो मुवाइयों थे ना, उन्होंने किसकी खिलाफत की नींव डाली? उमैया वंश की। ठीक है, मुवाइयों ने अपना उत्तराधिकारी यजीद को बनाया। किसको उत्तराधिकारी बनाया था? यजीद को बनाया। मक्का और मदीना की जनता ने यजीद का समर्थन दिया था। उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप यजीद को बनाना चाहते हैं ठीक है। लेकिन कूफा की जनता थी, कूफा की जनता का मतलब समझ रहे हैं ना आप? अली ने अपनी राजधानी ट्रांसफर जहां की थी, ठीक है, तो कूफा की जनता ने हुसैन को बुलाया। हुसैन कौन थे? मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा के पुत्र थे ये। कौन थे? मोहम्मद साहब की पुत्री और फातिमा के पुत्र थे हुसैन। जाहिर सी बात है, अब इन दोनों में गद्दी का जब बंटवारा होगा, झगड़ा होगा। ठीक है, होता क्या है, इनमें युद्ध होता है करबला के मैदान में। कौन सा मैदान था? करबला से। जो हमने राजधानी आपको बताई थी इराक में, कूफा से 25 मील दूर पे होता है। करबला नामक एक जगह होती है, और 25 मील का मतलब है दोस्तों 40 किलोमीटर। युद्ध होता है, और किसके खिलाफ होता है? खिलाफत की लड़ाई चल रही होती है। उसमें क्या होता है कि हुसैन शहीद हो जाते हैं और मारे जाते हैं। ठीक है, अब हुसैन मारे गए तो यजीद बने, तो जाहिर सी मतलब है कि उमैया वंश आएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, 25 मील दूर कूफा से करबला पे यहाँ पे युद्ध होता है। ये इराक का नक्शा है ये वाला, कूफा करबला वाला। ठीक है, आगे क्या होता है कि यजीद ने लगभग 3 वर्ष तक शासन करते हैं। यजीद साहब 3 वर्ष तक शासन करते हैं, और यजीद का पुत्र मुहाविया सेकंड, उसकी मृत्यु हो जाती है और क्षयग्रस्त हो जाता है। इतना खास परिवर्तन नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला जो वंश आता है खलीफाओं में, उमैया वंश आता है। उमैया वंश ने 661 से 750 तक शासन किया, तो और राजधानी कहाँ बनाई इन्होंने? दमिश्क बनाई अपनी। ठीक है, कुरैश दो विरोधी शाखाओं में विभाजित हो जाता है। पहले थे उमैया, दूसरे थे हाशमी। हाशमी का इतना अच्छा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उमैया का थोड़ा इतिहास हमें पढ़ना पड़ता है वंश में। ठीक है, पढ़ते हैं। उमैया वंश में 14 शासक हुए और लगभग 90 वर्ष तक शासन किया। उमैया वंश के शासक राजनीति में विश्वास करते थे और दयालु प्रवृत्ति के थे। उमैया समाज भाषा व जाति की समस्या व भेदभाव रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि मोहम्मद साहब ने स्थापना जो करी थी मुस्लिम धर्म की या इस्लाम धर्म की, समानता की पहले बात कही थी। कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जात पात नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, भ्रातृत्व भावना पे बल दिया गया था। विद्रोह हो जाने के कारण विद्रोह दबाने के व अन्य राजवंशों की तुलना में अधिक निरंकुश समझे जाते हैं। निरंकुश इसलिए समझे जाते हैं, जब बात विद्रोह होती है तो इस विद्रोह को बुरी तरह दबा देते हैं और वहां पे अपनी निरंकुशता का परिचय देते हैं। तो इसी वजह से क्या इनको कहा गया? निरंकुश समझा जाने लगा। आगे पढ़ते हैं। 8वीं सदी के मध्य खुरासान में आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। खुरासान होता है ना वहाँ, आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? अबू मुस्लिम खुरासानी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता भी है कई बार परीक्षाओं में। ठीक है, अब्बासी खलीफा इसमें विजयी रहते हैं और हेरात और मर्व पर अपना अधिकार कर लेते हैं। उमैयदों के अंतिम व्यक्ति मारवान सेकंड होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा भी जाता है कि उमैयद वंश के अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो मारवान सेकंड थे। ठीक है, मारवान द्वितीय की हत्या मिस्र के गिरजाघर में हत्या के साथ साथ उमैया वंश का अंतिम चिराग बुझ जाता है। ठीक है, मारवान सेकंड थे उमैया वंश के। आप यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करिए। सऊदी अरब से राजधानी हमारी कहाँ चली जाती है? सीरिया। ठीक है, और सीरिया के अंदर कहाँ था? दमिश्क। ये दमिश्क को आप देखिएगा भाई मैप। ठीक है, ये राजधानी परिवर्तन होती रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ। दमिश्क, ये क्वेश्चन ये आता है कि भाई दमिश्क कौन ले गया? तो उमैया वंश के शासक दमिश्क ले गए। कूफा कौन ले गया? तो हमें पता है कि अली साहब कूफा राजधानी ले गया। बस यही टर्मोलॉजी आती है कि भाई कौन सी राजधानी कब और कौन ले गया, कहाँ ले गया। ठीक है, अब्बासी खलीफा के बारे में पढ़ते हैं। अब्बासी और ईरानी और शियाओं ने मिलकर क्या किया था? उमैया वंश का नाश किया था। मतलब खत्म करने के पीछे किसने साजिश रचाई थी? अब्बासी खलीफा इसमें मैन थे, ईरानी थे और शिया भी थे। ठीक है, और स्वयं खलीफा का पद प्राप्त कर लिया था। किसने? अब्बासी खलीफाओं ने। अब्बासी खलीफाओं ने किस पर विजय हासिल की थी? तो उमैया वंश पे। ठीक है, इस्लामिक इतिहास में अब्बासियों का शासनकाल सर्वाधिक लंबा रहा है।
33 राजवंशों ने 500 वर्ष तक शासन किया था। और प्रथम 8 जिन्हें हम खलीफा कहते हैं, माफ करिए गलत लिख गया, खलीफा कहा जाता है, ठीक है। अबू अब्बास सफ़ा का ये टाइम पीरियड है 749 से 754। अबू जाफर मंसूर 754 से 775। मेहंदी 775 से 785। हादी 785 से 786। हारून रशीद ये थोड़े महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, 786 से 909। और अमीन थे और उसके बाद थे मामून, ठीक है। इनके बारे में खैर टाइम पीरियड इनका नहीं आता कभी भी, बस इनके बारे में पूछा जाता है। और अंतिम कौन थे? मौत सिम थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। क्या किया कि अब्बासियों की राजधानी बगदाद को बनाया था इन्होंने। इन्होंने किसको बनाया था? बगदाद। अब दमिश्क से राजधानी कहाँ पहुंच जाएगी? बगदाद चली जाएगी सीधी। इसमें आपको दिख रहा होगा दमिश्क से राजधानी अब कहाँ चली गई? बगदाद चली गई, ठीक है जी। ये अरब रहा, ये इराक रहा, ठीक है दोस्तों। अब्बासियों की राजधानी बगदाद को बनाया। ईसाई, यहूदी और ईरानियों को प्रशासन में इन्होंने शामिल किया था, ठीक है। ईसाई, यहूदी और ईरानियों को प्रशासन में शामिल किया था किसने? अब्बासियों ने। हारून के शासन काल में राजकीय वैभव का अत्यधिक विकास हुआ, जैसे हमने होता है ना हारून, इसमें हारून महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अनेक भागों से विद्वान व कलाकार और कवि कहाँ आए? बगदाद आ गए। विज्ञान एवं ज्योतिष संबंधी संस्कृत ग्रंथों का भी अनुवाद किया गया। ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद फारसी में हुआ था, ठीक है। 9वीं शताब्दी में खलीफा का पतन प्रारंभ हो गया और एक के बाद एक प्रांत हाथों से निकलता गया और लास्ट में क्या बचा? बगदाद, जो अब्बासियों की राजधानी था, बगदाद। अब्बासियों के 8वें खलीफा मोहसिम के साथ साथ उनके वंश और राष्ट्र का भी गौरव समाप्त हो जाता है खलीफा मोहसिम के समय। उसके बाद छोटे छोटे और भी साधारण वंश आते हैं खलीफाओं को लेकर के। 10वीं शताब्दी में अजम के कई शक्तिशाली वंश थे जो औपचारिक रूप से खलीफा की सत्ता को एक्सेप्ट करते थे। ऐसा नहीं था, वंश तो आए थे लेकिन खिलाफत के अंदर, लेकिन छोटे छोटे वंश थे लेकिन खिलाफत को ये भी मानते थे। राजवंश कौन से थे? तहीरिद, सफाविद, समानिद और बुईद, ये छोटे छोटे रहते हैं। ताहिरीद का संस्थापक था ताहिर और समानी का था इस्माइली, बस इतना याद रखिए, यहाँ से काम हो जाएगा। सफारी वंश था 861 से 900 तक, उसके संस्थापक कौन थे? याकूब। पढ़ते हैं। याकूब ने अपना जीवन एक ठटेरे के रूप में किया था, ठीक है। ठटेरा होता है दोस्तों जो बर्तन जो होते हैं ना, तो उनको ठोक पीट करके सही करता है, ठीक है। याकूब ने अपना जीवन एक ठटेरे के रूप में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता भी है कि किस खलीफा ने अपना एक जीवन ठटेरे के रूप में प्रयोग किया था शुरुआती समय में? तो कौन थे? सफारी वंश के याकूब थे। 861 में हेरात, किस्मान और फर्स पर विजय प्राप्त हो जाती है। 871 में काबुल पर भी अधिकार हो जाता है, ठीक है। अगला आता है ज्यारी वंश 928 से 1042 तक, इसके संस्थापक ज्यार थे। यह वंश मूलतः प्रोत्साहन के लिए विख्यात है। प्रोत्साहन का मतलब होता है, ठीक है, जैसे कि अभी समझते हैं प्रोत्साहन होता क्या है। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक क्रोनोलॉजी ऑफ द एशियंट नेशन इस वंश के शासक कबूस को समर्पित किया था। प्रोत्साहन होता है किसी चीज को संरक्षण देना, ठीक है। तो यही तक कबूस को समर्पित की थी। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक क्रोनोलॉजी ऑफ द एशियंट नेशन इस वंश के शासक कबूस को समर्पित की थी। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आता है बुबैही अथवा देलमी वंश 932 से 1052 तक का रहता है। यह वंश कैसा था? यह वंश सिया था, ठीक है दोस्तों। इसके संरक्षण में रूढ़िवादी सिया साहित्य का अत्यधिक विकास होता है। आपको पता है कि भाई सिया लोग कितने खतरनाक होते हैं सुन्नी की अपेक्षा, ठीक है। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस वंश के अधिकांश भागों पर कब्जा कर लिया तथा शेष भाग पर सल्जूकियों का अधिकार हो गया। जब हम गजनी पढ़ेंगे तो वहाँ भी गजनी का भी झगड़ा सल्जूकियों के साथ वहाँ होगा, तो वो वहाँ देखेंगे, बहुत बहुत आगे की घटना है, ठीक है। क्योंकि अभी हमें सिर्फ यहाँ पे खिलाफत को पढ़ रहे हैं। अगला वंश आता है कराखानी वंश। इस वंश का शासक तुर्किस्तान से जक्साट्रीज नदी के पूर्व में था। बुगरा खां तथा इलिक इलिक इस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए थे। इतना कोई खास नहीं है, लेकिन शुरुआत के 4 खलीफा बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अब्बासी हो गए हमारे, या उमैया हो गए, महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की, ठीक है। पढ़ते हैं। रूढ़िवादी सियाओं का साहित्य चरमोत्कर्ष स्तर पर हुआ, जैसा कि हमने बताया था। तो कौन था? देलमी वंश, ताहिरी वंश, समानी वंश या नन ऑफ दीज? तो इसमें से कौन सा था दोस्तों?
देलमी वंश है, जैसे कि हमने पीछे अभी बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था क्रोनोलॉजी ऑफ एशियंट नेशन किस राज्य को समर्पित है? किस राज्य को समर्पित है? जैसा कि हमने अभी बताया था, बुबैदी, ताहिरी, जियारी या गजनी। तो कौन सा वंश था? जियारी वंश। ठीक है, अगला था सफारी वंश का संस्थापक कौन था? सफारी वंश का, सफारी वंश का संस्थापक कौन था? याकूब थे या उमर थे या इस्माइली थे या उस्मान थे? तो कौन थे? याकूब थे, सफारी वंश के। ठीक है, इनके संस्थापक ही बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन था क्रोनोलॉजी ऑफ एशियंट नेशन किसको समर्पित है? मैं शासक, किसी पर्टिकुलर शासक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, किसको समर्पित है? मकबूल को, कबूस को, सबूस को या रहीम को? तो किसको थी? कबूस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है अब्बासी खलीफाओं की राजधानी। अब्बासी खलीफाओं की राजधानी, क्वेश्चन शुरू होता है अब्बासी खलीफाओं की राजधानी, राजधानी कहाँ थी? जैसा कि हमने बताया था अब्बासी खलीफाओं की राजधानी कहाँ थी? मिस्र थी, इराक थी, ईरान थी या बगदाद थी? तो ये ध्यान रखना, अब्बासी खलीफाओं की राजधानी कहाँ थी? बगदाद थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं किस वंश ने अपने शासन में ईरानियों, यहूदियों और ईसाइयों को सम्मिलित किया था? कौन सा राजवंश था? शुरू करते हैं। अब्बासी खलीफा, अजम के खलीफा, देलवी खलीफा या उमैया खलीफा? तो कौन थे? अब्बासी खलीफा थे। ये ध्यान रखना दोस्तों, शायद मुझे उम्मीद है कि खलीफा यहां से निकल नहीं पाएगा क्वेश्चन, किसी भी कोई सी परीक्षा क्यों ना हो। ठीक है, अगला था मोहम्मद साहब के दामाद का नाम क्या था? आपको पता होगा, मैंने पहले ही बताया था मोहम्मद साहब के दामाद का नाम क्या था? अबू बकर था, उमर थे, उस्मान या अली? तो कौन थे? अली साहब थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मोहम्मद साहब ने किसको खलीफा चुना था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब ने किसको खलीफा चुना था? उमर थे, उस्मान थे, अबू बकर थे या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना मोहम्मद साहब ने किसी को कोई भी खलीफा नहीं चुना था, चाहे उमर हो, अबू बकर हो। जैसा कि हमने बताया अगर अगर खलीफा अगर घोषित अगर पहले ही इनको कर देते तो शायद उधर झगड़ा नहीं होता। ठीक है, इसलिए किसी को नहीं चुना था, कोई उत्तराधिकारी को तक किसी को नहीं चुना था। ठीक है, और इसका ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन था प्रथम खलीफा कौन थे? प्रथम खलीफा कौन थे? अली थे, उमर थे, खली थे या अबू बकर थे? हमने क्या बताया सबसे पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर थे। अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है कौन सा खलीफा विस्तारवादी था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा खलीफा विस्तारवादी था? अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे या अली थे? तो कौन थे? उमर हमारे जो खलीफा थे ये विस्तारवादी खलीफाओं में इनकी गिनती होती है। अगला क्वेश्चन है किस खलीफा की उम्र गद्दी पर बैठते समय 17 वर्ष थी? ठीक है, यहाँ पे खलीफा होगा, किस खलीफा की उम्र गद्दी पर बैठते वक्त 70 वर्ष थी? तो किसकी थी? ये ध्यान रखना, किसकी थी? अली की थी, उमर की थी, उस्मान थी या अबू बकर की थी? तो किसकी थी? उस्मान की जो उम्र थी, उस्मान खलीफा की 70 वर्ष थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं किस खलीफा की कुरान पढ़ते समय हत्या की गई थी? ऐसा कौन से वही खलीफा थे जिनकी हत्या कुरान पढ़ते वक्त कर दी गई थी? उमर, रहीम, खान खाना या उस्मान? तो कौन थे? उस्मान ऐसे खलीफा की गिनती होती है जिनकी हत्या कुरान पढ़ते वक्त लोगों ने कर दी थी। शायद कुछ याद आ रहा हो, यही उस्मान साहब थे। उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, ईर्ष्या में फैल रहा था साम्राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा होता है कौन सा खलीफा शिया धर्म में विश्वास रखता था? कौन सा खलीफा शिया धर्म में विश्वास रखता था? अली, रहीम, अबू बकर या उमर? कौन रखते थे? अली साहब रखते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था राजधानी मदीना से दमिश्क कौन सा वंश लेकर गया था? राजधानी मदीना से दमिश्क कौन सा वंश लेकर गया था? जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, तो कौन लेकर गया था? उमैया वंश लेकर गया था। ठीक है, भारत पर पहला अरब आक्रमण किसके समय हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत पर पहला अरब आक्रमण किसके समय हुआ? तो ये ध्यान रखना, अली, उमर, उस्मान, अबू बकर। ठीक है, तो कौन लेके गया था? सॉरी माफ करिए, किसके समय आक्रमण होता है? उमर के समय होता है। जैसा कि हमको पता है कि उमर एक ऐसे खलीफा थे जो विस्तारवादी थे। ठीक है, और लेकिन वहाँ पर होता है भारत के संदर्भ में, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिलती है। ठीक है,
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।